हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोग इतिहास देख रहे हैं कक्षा 7 एनसीईआरटी से, जिसमें हम लोगों ने कक्षा 6 में हमने पूरा का पूरा जो भी था यानी कि क्लास 6 हिस्ट्री जो एनसीईआरटी में थी वो चैप्टर 1 से 11 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल में प्लेलिस्ट बनी है एनसीईआरटी 6 to 8 करके, वहां पर से देख सकते हैं। आज हम लोग पहुंच आए हैं अपने क्लास 7 की हिस्ट्री में, जो कि चैप्टर 4 है। हमने इसके पहले चैप्टर 3 में जो दिल्ली सल्तनत वाला था उसमें एनसीईआरटी में जो भी चीजें दी हुई थी सब कवर कर लिया है। आज हम लोग चैप्टर 4 पे आए हैं, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य अपने आप में इतना बड़ा साम्राज्य रहा है तो इसके लिए जो है बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशंस भी हैं, तो ये एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल था और बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखते भी नहीं है, तो छोटे वीडियो में ही इसको कवर करेंगे। 3 पार्ट्स में ये मुगल साम्राज्य हमारा कवर होगा, 3 पार्ट्स में। तो आज ये पहला पार्ट है जिसमें हम लोग बाबर से शुरू करेंगे और मुगल साम्राज्य के महान जो शासक रहे हैं अकबर, उनके बारे में जो भी मोटा मोटा चीजें दिया हुआ है वो सब देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो में चीजें समझ आए जो भी बताई गई हैं, आपके लिए वो हेल्पफुल हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एक अच्छा सा, और अपने फ्रेंड ग्रुप में इसको शेयर भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि मुगल शासक किन 2 महान शासक वंशों के वंशज माने जाते हैं। हमारे पास ऑप्शंस हैं मंगोल और तुर्क, तो ये बात गलत है। दूसरा है चंगेज और तैमूर। तीसरा कह रहे हैं अफगान और मंगोल, तो ये भी गलत है। लास्ट में कह रहे हैं तुर्क और अरब, तो ये भी गलत है। आप देखिए कि जो मुगल वंश के शासक रहे हैं वो 2 महान शासन वंशों के वंशज माने जाते हैं, और वो लोग कौन हैं, तो वो हैं चंगेज खान और तैमूर। ठीक है, तो ये जो चंगेज खान है ये कहाँ से थे, तो ये मंगोलों से थे। और तैमूर जो है, तो ये तैमूर एक वंशी है जिसमें आप देखेंगे कि तैमूर लंग नामक एक शासक ने 1398 में सर्वप्रथम दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में कुछ डिटेल में देख लेते हैं। तो जो मुगल शासक रहे हैं उनके वंशजों के बारे में देखेंगे। तो ये जो है 2 वंश से थे, एक तो जो है कौन है, तो एक है मंगोल और दूसरा है हमारा कौन सा, तो दूसरा है क्या बोलते हैं इन्हें, तैमूर। ठीक है, तो ये जो है मंगोलों की तरफ से कौन थे, तो मंगोलों की तरफ से इनकी मम्मी थी, यानी कि माता जो थी वो मंगोल वंश से थी, जबकि जो इनके पिता थे वो मतलब कि तैमूर वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है बीपीएससी में कि ये लोग माता की तरफ से कहाँ से बिलोंग करते थे और पिता की तरफ से कहाँ से बिलोंग करते थे। तो इनकी जो माता है वो मंगोल वंश से थी, जबकि इनके जो पिता हैं वो तैमूर वंश से संबंधित थे। ठीक है, तो मुगलों के। आगे चलिए इनके बारे में कुछ और देख लेते हैं। ये लोग जो है अपने आप को मतलब कि मंगोल कहलवाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जो मंगोल हैं उन्होंने बहुत सारी गंदी स्मृतियां लगाई थी, यानी कि बहुत ज्यादा वो बर्बर किस्म के थे। तो इस वजह से ये लोग अपने आप को मंगोलों के साथ जोड़ना पसंद बिल्कुल नहीं किया करते थे। जबकि ये लोग अपने पिता यानी कि अपने जो पूर्वज पिता थे, जिनको जो है तैमूर बोला जाता है, उस वंश के अपने आप को कहलवाने में थोड़ा गौरवान्वित महसूस किया करते थे। और उसके पीछे का रीजन क्या था, तो उसके पीछे का रीजन था कि 1398 में आप देखेंगे कि जो तैमूर लंग नामक एक व्यक्ति हैं, तैमूर लंग, इनके द्वारा दिल्ली पर आक्रमण किया गया और दिल्ली को जीत करके उस पर कब्जा भी कर लिया गया था। ठीक है, तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था, 1398 में किया हुआ था। ठीक है, तो इसका हमने देख लिया कि हमारा जो बी वाला है आंसर वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरे में आप बताइए मुगल जो है वो क्यों चंगेज खान से जुड़ी जो स्मृतियां हैं उससे दूर रहना चाहते थे। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, क्योंकि चंगेज खान एक क्रूर शासक था। दूसरा कह रहे हैं कि चंगेज खान ने मुगलों के पूर्वजों को हराया था। तीसरा है कि क्योंकि चंगेज खान के नाम से नकारात्मक छवि जुड़ी थी। और चौथा है कि क्योंकि चंगेज खान मुस्लिम नहीं था। तो ये बात गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि जो चंगेज खान है वो एक क्रूर शासक थे और उनके साथ बहुत सारी नकारात्मक छवियां जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नकारात्मक छवि जुड़ी हुई थी और क्रूर शासक थे, दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं। लेकिन आप देखिए कि जो पहला वाला विकल्प है उसमें यानी कि वो एक क्रूर शासक था, तो ऑलरेडी उसमें नकारात्मक जो उसकी छवि है वो बनी ही होगी। तो हम लोगों को जो एकदम परफेक्ट आंसर हो वो चूज करना होता है, उससे मिलता जुलता आंसर हमें नहीं चाहिए होता, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए अभी हमने बता ही दिया इसके आगे जो है, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं मुगल साम्राज्य के बारे में कुछ अन्य बात।
जैसे आप देखिए कि जो मुगल साम्राज्य है उसकी नींव 1526 में किसके द्वारा रखी गई, तो बाबर के द्वारा रखी गई। कहाँ पे, भारत में, ठीक है। और ये जब यहाँ पे आए हैं तो ऐसे नहीं है कि भारत देश एकदम खुला हुआ था, आओ हम आपका स्वागत करते हैं, तो ऐसा नहीं हुआ। इनको एक युद्ध लड़ना पड़ा जिसे हम याद रखते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो उस नाम से जाना जाता है। कब हुआ था, 1526 में हुआ था। किसके मध्य हुआ था, तो बाबर और अफगान शासक जो है इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ठीक है। तो दो मतलब कि याद रखिएगा एक पॉइंट कि बाबर और अब इब्राहिम लोदी जो कि अफगान शासक थे, इनके मध्य 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। जब इसमें ये पराजित होते हैं तो फिर जो है मुगल साम्राज्य की नींव पड़ती है भारत देश में। आगे देखिए, जो मुगल है, मुगल वंश जो है वो तुर्क मंगोल मतलब इनका मिला जुला रूप था और मध्य एशिया से भारत आया था, यानी कि हमारे यहाँ के नहीं थे, ये मध्य एशिया से भारत आए थे। इनमें जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं तो आप देखिए कि बाबर महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इनके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई। और इनके फिर बेटे होते हैं हुमायूं जो है ये बाबर के बेटे थे और इन्होंने कुछ समय के लिए मुगल साम्राज्य को खो ही दिया था। आगे हम देखेंगे कि जो है कैसे इनका जो है साम्राज्य इनसे छिन जाता है और फिर बाद में हालांकि इन्होंने उसको वापस भी ले लिया, यानी कि फिर से युद्ध किया और फिर से उसको जीत भी लिया। तो ये जो है आप देखिए कि मुगल साम्राज्य में ऐसा इकलौता शासक जिसका समय 2 बार में हम लोग पढ़ते हैं वो यही है, मतलब कि जिनका नाम क्या है, हुमायूं, ठीक है। तो इनका समय काल क्या है, इनके बारे में क्या उपलब्धियां हैं, ये सारी चीजें भी नीचे बताई गई हैं। एक हम केवल ओवरव्यू दे रहे हैं कि हुमायूं के बाद जो शासक बने वो कौन थे, तो हुमायूं के बाद तो अकबर ही आ जाते हैं। अकबर के बेटे जो है जहांगीर, यानी कि इनका नाम तो वैसे सलीम था लेकिन आगे चल करके ये जहांगीर के नाम से शासक बनते हैं, जहांगीर। और जहांगीर के बाद फिर इनके जो पुत्र होते हैं जिन्हें हम कहते हैं शाहजहां, जिनके द्वारा ताजमहल बनवाया गया, ये शासक बनते हैं। और शाहजहां के बाद आप देखेंगे कि जहांगीर जो है वो शासक बन जाते हैं और जहांगीर का जो शासन है वो 1707 ईस्वी तक चलता है। इसके बाद जो भी शासक हुए हैं मुगल साम्राज्य में वो सभी मतलब कि फिसड्डी थे, मतलब किसी काम के नहीं थे, तो वो हम लोग फिर उत्तरवर्ती मुगल शासक में उनको पढ़ते हैं। और उत्तरवर्ती मुगल शासकों के जो शासक रहे हैं उनके क्रम को क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो या फिर मतलब कि स्टेट लेवल का कोई अन्य एग्जाम हो, सब में वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम लोग इनके बारे में डिटेल में ही पढ़ेंगे जो कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अभी मैंने ये बता दिया कि इसमें कौन कौन से जो है वो मतलब कि शासक रहे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि मुगल शासकों ने भारतीय उपमहाद्वीप में क्या स्थापित किया। ऑप्शन क्या है, एक छोटा सा राज्य, दूसरा एक विशाल साम्राज्य, तीसरा है एक धार्मिक संगठन और चौथा एक व्यापारिक संघ। तो आप सबको पता ही है कि मुगल साम्राज्य के द्वारा एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित किया गया है भारत में। तो ऑप्शन जो खा है वो ठीक हो जाएगा, यानी कि बी वाला जो है वो ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी कौन सी चीज बनी रही, यानी कि मुगल साम्राज्य का पतन हो गया लेकिन उनके द्वारा ऐसा क्या किया गया था जो उनके पतन के बाद भी बना रहा, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, राजनीति का अस्थिरता। तो ऐसी बात नहीं है, उनके टाइम पे राजनीति का अस्थिरता नहीं थी। जब परवर्ती मुगल शासक आए तब जाकर के राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, तो ये तो गलत बात है। दूसरा क्या है, एक मजबूत राजनीतिक धरोहर। तीसरा कह रहे हैं धार्मिक कट्टरता। तो धार्मिक कट्टरता तो ठीक नहीं कहना होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो इसमें कट्टर रहे हैं वो औरंगजेब रहे हैं, जबकि आप देखिए इसी मुगल साम्राज्य में अकबर जैसे एक सहिष्णु शासक भी हुए हैं, तो ये कहना ठीक नहीं होगा। तीसरा लास्ट में कह रहे हैं कि आर्थिक समृद्धि, तो ये भी गलत बात है। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि एक मजबूत राजनीतिक धरोहर बनी रही मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन बाबर से बना हुआ है और काफी बड़ा सा है। पूरा अच्छे से देखिए, इसमें आपको बहुत सारी चीजें उनके बारे में जानने को मिलेगी। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाबर के जीवन और भारत आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कह रहे हैं कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने से पहले फरगना राज्य पर शासन किया था। ठीक है। दूसरा कह रहे हैं बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय मंगोलों के आक्रमण के कारण लिया था। तीसरा ऑप्शन है कि बाबर ने भारत में अपना पहला महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत में लड़ा। और चौथा कह रहे हैं कि बाबर ने भारत में आक्रमण करने के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था।
कूट में आपको विकल्प दिए हैं, पहला कि केवल 1 और 2 सही है, दूसरा कह रहे हैं कि केवल 1, 3, 4 सही है, तीसरा कह रहे हैं कि केवल 2 और 4 सही है, और अंत में कह रहे हैं कि मतलब कि सभी कथन सही हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके अक्सर जो है होता है कि सारे के सारे कथन सही ही होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है इस वाले क्वेश्चन में। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा बी वाला, यानी कि केवल 1, 3, 4 सही है। जो दूसरा वाला है वो जो है गलत है। ठीक है, क्यों गलत है तो चलिए देख लेते हैं क्यों गलत है। तो यहाँ हम बाबर के बारे में एक और पॉइंट बता देते हैं कि जब बाबर जो है 12 वर्ष के थे, यानी कि जब उनकी उम्र 12 साल की थी, तो उनको कौन सा समय था वो, तो 1494 ईस्वी था। उस टाइम पे इन्हें फरगना का शासक यानी कि फरगना का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया, या फरगना के ये उत्तराधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए। ठीक है, आगे चल करके उज़्बेकों के मतलब जो उज़्बेक हैं, जो कि मतलब कि मंगोलों की ही एक अन्य शाखा है, तो उज़्बेक जो है एक मंगोलों की शाखा ये आई, जिसमें इनकी मम्मी मतलब कि मुगल की मम्मी जहाँ से बिलोंग करती थी, और एक अन्य शाखा थी मंगोलों की जो है उज़्बेक कहलाते थे। ठीक है, तो जो उज़्बेक हैं उन लोगों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया, बाबर जहाँ पे फरगना में शासन कर रहे थे, तो अंततः फिर बाबर को वहाँ से जो है अपना बोरिया बिस्तर बांध करके भागना पड़ा। ठीक है, तो आगे आप देखिए कि 1504 में इन्होंने जो है मतलब पहले तो फिर ये इतने टाइम तक 1500 मतलब कि 1494 से लेकर के 1504 ईस्वी तक ये भटकते रहे, और अंत में 1504 में ये काबुल पर कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1504 में ये काबुल पर कब्जा कर लिए, और उसके बाद फिर आप इन्होंने और भी कई सारे छोटे छोटे युद्ध वगैरह लड़े, और अंत में आप देखिए कि 1526 में ये आ जाते हैं भारत में, पानीपत की लड़ाई करते हैं, और उसके बाद फिर इनको दिल्ली का ही साम्राज्य में मतलब कि दिल्ली जो है दिल्ली जैसा बड़ा शहर मिल जाता है। फिर जब दिल्ली जैसा शहर मिल गया तो फिर उसके बाद इनका जो विस्तार है वो एक के बाद एक इनके जो वंशज आए वो करते चले गए। तो ये हमने देखा कि ये मतलब की चीजें थी। ठीक है, तो आप देखिए बाबर के आक्रमण करने से पहले फरगना राज्य का शासन था, तो मैंने ही बता ही दिया कि 1494 में उनको वहां का उत्तराधिकारी नियुक्त किया गया। फिर कह रहे हैं कि ये आक्रमण करने के पहले मंगोलों से इनको आक्रमण करना पड़ा, तो बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का निर्णय मंगोलों के आक्रमण के कारण लिया था। सही बात नहीं है ये, क्योंकि बाबर ने जो है भारत में जब आक्रमण किया था तो उसके पीछे ये रीजन नहीं था कि इनके ऊपर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया था। उसके पीछे ये रीजन था कि जो इब्राहिम लोदी है ना, इनके कुछ सगे संबंधी और साथ में जो राणा सांगा हैं, इन लोगों ने क्या किया था, इनको निमंत्रण दिया था बाबर को कि आप आओ हमारी दिल्ली को लूटो पाटो। ठीक है, तो इस वजह से वो यहाँ पे आक्रमण किया था। तो और तीसरा कह रहे हैं कि बाबर ने भारत में अपना पहला महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत में लड़ा, तो बता ही दिया कि 1526 में इनके द्वारा ये युद्ध लड़ा गया। और अंत में कह रहे हैं कि बाबर ने भारत में आक्रमण करने के बाद दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया, तो हाँ ये बात भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 3, 4 जो है वो सही है, यानी कि दूसरा वाला गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, और जो हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में बारूद की तकनीक का उपयोग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं आग्नेयास्त्र, इसमें सबसे पहले कहाँ किया गया था। तो जो आग्नेयास्त्र है इसका उपयोग सर्वप्रथम भारत में कहाँ किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, पूरे भारत में एक साथ, बिल्कुल नहीं, एक साथ ऐसी कोई लड़ाई ही नहीं हुई जिसमें एक साथ पूरा भारत जुड़ गया हो। दूसरा कह रहे हैं कि गुजरात, मालवा और दक्कन में। तीसरा कह रहे हैं केवल उत्तर भारत में, और चौथा है कि मतलब कि दक्षिण भारत में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा गुजरात, मालवा और दक्कन वाले रीजन में जो है इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। तो चलिए देख लीजिए वहां पे उपयोग हुआ, उसके बाद ये देखिए यही तोप वगैरह है जिसको मतलब कि युद्ध के रूप में यानी कि युद्ध में हथियार के रूप में यूज किया गया है, इसी के बारे में बात हो रही है। तो युद्ध में प्रयोग होने वाले बारूद की जो तकनीक है भारत में कब आई, तो भारत में 14वीं शताब्दी में लाई गई। आग्नेयास्त्रों के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया, तो इसका सबसे सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो गुजरात, मालवा और दक्कन जैसे प्रदेशों में हुआ था। और आगे देखें कि आरंभिक जो 16वीं सदी है इसमें बाबर के द्वारा इसका प्रयोग किया गया, और कहाँ किया गया, तो वही पानीपत का जो युद्ध हुआ था वहां पे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ना कई एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वप्रथम जो बारूद है इसको यानी कि आग्नेयास्त्रों को भारत में कहाँ यूज किया गया है, तो भैया गुजरात, मालवा और दक्कन वाले रीजन में। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन उस युद्ध का नाम क्या था जिसमें इसको यूज किया गया था। ठीक है, एनसीईआरटी में हालांकि ये पॉइंट नहीं दिया है, तो मुश्किल है कि
किसी एग्जाम में, ऐसे एग्जाम में जहाँ पे डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं, पूछा जाए। लेकिन पूछा भी जा सकता है क्योंकि उन्होंने कसम थोड़ी ना खाई है कि हम केवल एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसा कसम नहीं खाएं, इस वजह से जानना चाहिए हमें। तो आगे देखिए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध बाबर ने राजपूतों के खिलाफ लड़ा था। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। पानीपत का पहला युद्ध जो कि कब हुआ है 1526 में। फिर कह रहे हैं खानवा का युद्ध जो कि कब हुआ 1527 में। तीसरा कह रहे हैं चंदेरी का युद्ध कब हुआ 1528 में। और लास्ट में कह रहे हैं उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी वाला, यानी कि खानवा के युद्ध में। ठीक है, तो बाबर ने जो राजपूतों के खिलाफ युद्ध किया है वो कौन सा युद्ध है, तो 1527 में खानवा का जो युद्ध है वो इनके द्वारा किया गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे इनके सारे अभियान आपको देखने को मिल जाएंगे और इन्होंने इनके बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इनके मतलब कि पूर्वज कौन थे ये भी बता दिया। तो लगभग सारी जो चीज़ें हैं वो हमने बता ही दी हैं। तो यहाँ देखिए इनके प्रमुख अभियान और घटनाएं किनके, तो बाबर के। ये बाबर का चित्र भी बना हुआ है। सबसे पहले आप देखिए कि इनका ओवरऑल जो टाइम पीरियड है भारत देश में वो कितना रहा है, तो केवल 4 साल का रहा है। आप देखें कि 1526 में सर्वप्रथम ये पानीपत के युद्ध के साथ, यानी कि पानीपत का युद्ध विजय होने के साथ भारत देश में एंट्री करते हैं और आगे चल करके इनकी जो है 1530 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा ही टाइम इनका रहा है। सर्वप्रथम आप देखिए कि जब भारत में आते हैं तो ये 1526 में कौन सा युद्ध करते हैं, तो पानीपत का युद्ध करते हैं। यहाँ देखिए, और इब्राहिम लोदी तथा जो उनके मतलब अफगान समर्थक थे वो यहाँ पे पराजित होते हैं। तो याद रखिएगा 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। पानीपत का पहला युद्ध है ये, क्योंकि आगे चल के और भी पानीपत के युद्ध होंगे। दूसरा इनके मतलब इनके द्वारा जो अभियान किया गया वो है 1527 में, और ये खानवा है एग्जैक्टली, जिसमें राणा सांगा के साथ इनका जो है युद्ध होता है और राजपूत राजाओं और उनके समर्थकों को भी यहाँ पे पराजित किया जाता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था ना कि कहाँ पे जो है राजपूतों के साथ युद्ध हुआ है, तो यही खानवा का युद्ध है। कब हुआ है 1527 में। तो राणा सांगा फिर इसमें पराजित होते हैं और यही राणा सांगा हैं, इन्होंने बुलाया भी था कि तुम आओ भैया हमारी दिल्ली को लूटो पाटो, लूट के हमको दे दो। अब बताओ भला, कोई लूटेगा और लूट के जब वहाँ का शासक बन जाएगा, यहाँ मतलब उसको दिखेगा कि अरे यार इतना सब कुछ है, तो क्या छोड़ के जाएगा, नहीं जाएगा ना, तुमसे भी निपट लेंगे, ऐसा क्या है। तो वही हुआ इनके राणा सांगा के साथ। ठीक है, तीसरा कह रहे हैं कि और वैसे भी अगर आप अपने घरेलू मामलों में दूसरों को एंट्री देंगे तो अंत में जो घाटा लगेगा ना वो आप ही को लगेगा। तो अपने घरेलू मामले खुद ही सुलझाने चाहिए, बाहर वालों को उसमें एंट्री बिल्कुल नहीं करने देनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि 1528 में हम देखेंगे कि चंदेरी का जो युद्ध होता है, जिसमें कि बाबर जो है किसको हटाते मतलब कि हराते हैं, तो इसमें भी इनको द्वारा जो क्या नाम था इनका, मेदिनी राय ना, मेदिनी राय को पराजित करते हैं। किनको पराजित करते हैं 1528 में, मेदिनी राय को पराजित करते हैं। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर के द्वारा मेदिनी राय को पराजित किया गया। ठीक है, तो हमने देखा कि जो 1526 में युद्ध हुआ पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। दूसरा है 1527 में खानवा का युद्ध, राजपूत राजाओं यानी कि राणा सांगा और राजपूत राजाओं के साथ हुआ, बाबर का ही हुआ था एग्जैक्टली। तीसरा है हमारा चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ और किसके मध्य हुआ है, तो ये हुआ है मेदिनी राय के मध्य। एक और युद्ध होता है 1529 में। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध। तो ये याद रखिएगा, टोटल 4 युद्ध इनके द्वारा किए गए हैं। जब से आए थे युद्ध ही कर रहे थे और फिर 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसको लोग याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हुए हैं कि पानी पिया, खाना खाया, चंदेरी चला, घाघरा पहनकर। ऐसा मैंने भी याद करके रखा है, इसी वजह से मुझे भी ये क्रोनोलॉजी याद है। तो आप भी अगर आपको ठीक लगे तो याद रख सकते हैं कि ऐसे भी लोग कहते हैं पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चला, घाघरा पहनकर। तो ये क्रम से आपको याद रखने के लिए ठीक रहेगा। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पे बता ही दी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो जो बाबर हैं इनके बेटे हैं हुमायूं, इनके बारे में अब क्वेश्चन बना हुआ है क्रम से, जैसे जैसे बताया गया है, जैसे जैसे एनसीईआरटी में दिया है वैसे ही मैंने क्वेश्चंस भी बनाए हैं। मैंने हर पैराग्राफ से क्वेश्चंस बनाए हैं ताकि कुछ भी आपका एनसीईआरटी से मिस ना होने पाए। तो यहाँ क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि हुमायूं के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कह रहे हैं कि हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। दूसरा है कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार पराजित किया। तीसरा कह रहे हैं हुमायूं ने ईरान के शाह की मदद से दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। और चौथा कह रहे हैं कि हुमायूं ने अपने शासनकाल में कई सफल सैन्य अभियान किए। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि डी वाला गलत हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही इसका विकल्प हो जाएगा। इनके द्वारा बहुत ज़्यादा सफल अभियान नहीं किए गए हैं, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। तो चलिए हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले तो इनका समय ही देख लीजिए कि इनका जो समय है वो टोटल 2 बार में इनके द्वारा जो है मतलब कि शासन किया गया है। एक बार में ये कौन सा किए हैं, तो जब इनके पिता की मृत्यु होती है, यानी बाबर की मृत्यु 1530 में होती है, तो ये शासक बनते हैं और 1540 तक इनका शासन रहता है, यानी कि 10 साल तक। ठीक है, उसके बाद फिर ये पराजित होते हैं किनके द्वारा, अभी यहाँ पे दिखाया गया है कि हुमायूं को 2 बार पराजित किया गया शेर खान के द्वारा। तो वहां से फिर इनको अपना जो राजधानी है वो छोड़ करके भागना पड़ता है। अंत में जब जो शेर खान है उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके वंशज जो है वो कमजोर साबित होते हैं, तो ये 1555-56 में दोबारा से जो है 1555 में दोबारा से युद्ध करते हैं और विजयी होते हैं। और उसके बाद फिर इनका जो है 1 साल तक का शासन चलता है और उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने एक दीन पनाह लाइब्रेरी बनाई थी, उसी दीन ए पनाह जो लाइब्रेरी है ना, उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर करके इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और एक नेलपूल नामक लेखक हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया कि एक ऐसा शासक जो जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते लड़खड़ाते एक दिन मर गया। तो ये किसके बारे में कथन है, ये कथन है भैया हुमायूं के बारे में। किसने कहा है, तो नेलपूल ने कहा है। ये तो एक्स्ट्रा जानकारी थी, ये यहाँ दिया नहीं है। तो चलिए हमने देखा कि इनका जो है 2 बार में इनका टाइम पीरियड है, एक तो 1530 से 1540, दूसरा जो है वो 1555 से 1556 और 1556 में मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार अपनी जायदाद का बंटवारा कर दिया, यानी कि इनके जो 4 भाई थे उसमें इन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी उसका हिस्सा बांट दिया, जो कि सबसे बड़ी भूल इनके द्वारा की हुई मानी जाती है। आगे देखिए कि प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। उसके भाई जो मिर्जा कामरान थे ना, वो काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी थे और इसी की महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं जो है वो अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फिर धीरे धीरे फीका पड़ता गया और उसकी जो मतलब शक्ति है वो कमजोर होती गई। तो आगे देखिए कि जो शेर खान है ये अफगान शासक थे, इन्होंने हुमायूं को 2 बार पराजित किया। कब, ये मतलब कि आता है, ये मतलब क्रोनोलॉजी में भी आता है, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि ये युद्ध कब हुआ है। तो 1539 जो कि चौसा का युद्ध है, यहाँ भी पराजित हुए। 1 साल बाद और युद्ध होता है 1540 में, कौन सा युद्ध, कन्नौज का युद्ध। तो 1539 कौन सा युद्ध हुआ है, चौसा का युद्ध। 1540 कन्नौज का युद्ध। इन दोनों में ही जो हुमायूं है वो पराजित होते हैं और फिर इन्हें भाग करके कहाँ जाना पड़ता है, तो इन्हें भाग करके ईरान की ओर भागना पड़ता है। ठीक है, तो ईरान में जाकर के ये शरण लेते हैं। आगे देखिए, ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। किसकी मतलब मदद ली है, तो सफाविद शाह नामक व्यक्ति हैं जो उनकी इनके द्वारा मदद ली गई। और आगे चल करके 1555 में फिर से दिल्ली पर आक्रमण किया और अगले ही वर्ष मतलब कि दिल्ली पर आक्रमण किया और फिर वहां पे मतलब कि विजयी भी हो गया। और इसी के साथ 1 साल तक अपना हंसी खुशी जीवन बिताते हुए एक दिन दीन पनाह लाइब्रेरी से गिरते हुए इनकी जो मतलब उसकी सीढ़ियों से गिरते हुए इनकी मृत्यु हो गई, यानी कि 1556 में फिर स्वर्गवासी हो गए। ठीक, तो ये इनके बारे में पॉइंट थे। अब हम अकबर के बारे में देख लेते हैं कुछ। एक क्वेश्चन मैंने 1 या 2 क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इनको देख लीजिए। तो बड़ा सा क्वेश्चन बनाया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल सके। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इन लोगों के बारे में जानने के लिए, लेकिन जो एनसीईआरटी में, चूंकि हमने बताया कि हम लोग चैप्टर वाइज चीज़ों को देख रहे हैं, तो चैप्टर में जो चीज़ें हैं हम लोग पहले वही देखेंगे। बाकी हम लोग कभी ना कभी डिटेल में बहुत अच्छे से मुगल साम्राज्य को पढ़ेंगे। मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए हैं जो कि बहुत अच्छे नोट्स हैं, लेकिन उसको बताने में समय लगेगा क्योंकि काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, बहुत शॉर्टकट में है, उसको डिटेल में करना पड़ेगा हमको पढ़ाने के लिए। तो चलिए आगे देखेंगे। कह रहे हैं कि अकबर के शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। इन तीनों अवधियों में से किस अवधि में अकबर ने सर्वाधिक सैन्य अभियान किए हैं और क्यों किए हैं, ये आपको बताना है। पहला विकल्प है कि पहली अवधि में इनके द्वारा किया गया है जो कि 1556 से 1570 तक रहा है, क्योंकि इस अवधि में अकबर को अपने शासन को मजबूत करना था और कई विद्रोहों को दबाना था। तो गलत बात है, ये नहीं होगा। पहली जो इनकी अवधि रही है उसमें तो ये खान बाबा के संरक्षण में रहे हैं, यानी कि जो क्या नाम था उनका, खान बाबा का, बैरम खान, तो उनके संरक्षण में थे। तो जो भी युद्ध वगैरह होते थे ना, वो मतलब भले ही नाम इनका रहता था लेकिन युद्ध में जो प्रतिनिधित्व किया जाता था वो उनके द्वारा किया जाता था, तो ऐसा तो नहीं होगा। दूसरा कह रहे हैं कि दूसरी अवधि जो कि 1570 से 85 के मध्य है, इसमें किया है। और क्यों किया है, क्योंकि इस अवधि में अकबर ने पश्चिमी और दक्षिणी
भारत में कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। अच्छा, तीसरा क्या है, कह रहे हैं कि तीसरी अवधि 1585 से 1605, और क्यों, क्योंकि इस अवधि में अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में भी अपने साम्राज्य को फैलाया। फिर कह रहे हैं कि सभी अवधियों में समान रूप से सैन्य अभियान किए गए, तो सरासर गलत तो यही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा सा वाला, यानी कि तीसरी अवधि जो कि 1585 से 1605 तक रही है, इसी टाइम पे किया। और क्यों किया, क्योंकि इस समय आप देखेंगे कि इनके द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया गया और दक्षिण भारत तक इनके द्वारा अपने साम्राज्य को फैलाया गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में मैप वगैरह दिया हुआ है, जैसे मैंने अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण रहे हैं दक्षिण भारत में उसको दिखा था मैप में, वैसे ही हम इनके भी देखेंगे, लेकिन अभी आज की वीडियो में नहीं, आगे की वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया है कि 3 वीडियो आएगा इसका, मतलब मुगल साम्राज्य का, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। तो अकबर के बारे में देखते हैं, मतलब कि जो शॉर्टकट में दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि अकबर के शासनकाल की अंतिम अवधि में साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों में से सबसे बड़ी चुनौती क्या थी और अकबर ने इसका सामना कैसे किया? तो पहला ऑप्शन है कि राजकुमार सलीम का विद्रोह। अकबर ने राजकुमार सलीम को समझाने और साम्राज्य को एकजुट कर रखने का प्रयास किया। ठीक है, तो हर बाप यही करता है। दूसरा, दक्कन के सुल्तानों का विरोध। अकबर ने दक्कन के सुल्तानों को पराजित करने के लिए कई सैन्य अभियान चलाए। ठीक है। तीसरा कह रहे हैं अफगान विद्रोह, और अकबर ने अफगान विद्रोह को दबाने के लिए कई कठोर कदम उठाए। चौथा है कि उपरोक्त सभी। तो जब इतना सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है तो जाहिर सी बात है कि मतलब कि सभी जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि अकबर का समय कब से कब तक का रहा है। तो अकबर का जो समय है वो 1556 से 1605 तक रहा है, यानी कि 1556 में शासक बने और 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखिए, 13 वर्ष की अल्पायु में, यानी कि 13 साल में, जब ये मतलब 13 साल के थे तभी शासक बने थे। जैसे इनके दादा बाबर जो है वो 12 साल के थे तभी जो है फरगना के शासक बने थे, वैसे ही ये भी 13 साल के थे तभी जो है शासक बनते हैं। यहाँ हम लोग 13 साल के तो थे, तो पता नहीं अपना नाक साफ करना आता था कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। तो 13 वर्ष की अल्पायु में जो है ये शासक बन जाते हैं। आगे देखिए, इनका ये चित्र दिखा दिया गया है, आप चित्र देख चुके हैं, अब हम थोड़ा इसको जूम करते हैं। तो आगे बता रहे हैं कि अकबर के शासन काल में क्या हुआ है। तो अकबर का जो टाइम पीरियड रहा है उसको टोटल 3 अवधियों में विभाजित किया गया है। पहली अवधि कब से कब तक रही है? तो पहली अवधि जो है वो 1556 से 1570 के मध्य रही है। इसमें अकबर जो है वो अपने संरक्षक बैरम खान और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हुए और सूरी और अन्य अफगान जो शासक रहे हैं उनके निकटवर्ती राज्य जैसे मालवा, गोंडवाना और अपने सौतेले भाई जो मिर्जा हाकिम थे वो, और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए इनके द्वारा कुछ सैन्य अभियान चलाए गए। आगे चल करके 1568 में जो सिसोदिया वंश के राजपूत थे ना, उनके बारे में बता रहे हैं कि उनकी राजधानी चित्तौड़, और आगे फिर 1569 में रणथंबोर पर भी कब्जा कर लिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अकबर के द्वारा 1568 में सिसोदिया की राजधानी चित्तौड़ पर कब्जा किया गया, 1569 में इनके द्वारा रणथंबोर पर भी कब्जा कर लिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे फिर कह रहे हैं कि 1570 से 1585 ये इनके समय, मतलब कि इनके शासन का दूसरा काल माना जाता है। दूसरे काल का मतलब ऐसा नहीं है कि उनका मतलब कि बीच में पराजित हो गए थे, दोबारा से जीत के आए, ऐसा नहीं है, मतलब कि कुछ अलग अलग परिवर्तन हुए हैं उन टाइम पीरियड में, ये बताया गया है। तो 1570 से 1585 के मध्य क्या परिवर्तन हुए हैं ये हम देखेंगे, और ये दूसरे काल के रूप में जाना जाता है। यहाँ देखिए कि इस टाइम पीरियड के मध्य गुजरात के विरुद्ध सैन्य अभियान हुआ। तो जो अकबर का समय है दूसरा वाला, उसमें इन्होंने गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान किया। इन अभियानों के पश्चात उसने पूर्व में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी अभियान चलाए। ठीक है, तो इसी समय पीरियड में इनके द्वारा बिहार में भी जो है अभियान चलाया गया, बंगाल में भी और उड़ीसा में भी। और आगे देखिए कि जिन्हें 1579-80 में मिर्जा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने और जटिल कर दिया। ठीक है, तो मिर्जा हाकिम जो है उनके द्वारा विद्रोह भी किया गया था, तो इस वजह से इन्हें ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा।
और मिर्जा हाकिम कौन थे? तो इनके सौतेले भाई थे मिर्जा हाकिम। अब पहले के टाइम पीरियड में जो है जो लोग रहते थे, अगर शासक हैं तब तो भैया उनकी कई सारी पत्नी रहना एकदम मतलब कि मस्ट ही था, तो कई सारी पत्नियां थी। तो मैंने वो जोधा अकबर एक जो है सीरियल आता है उसमें देखा हुआ है कि एक इनकी बेगम थी, पता नहीं वो मतलब कि सत्य है या असत्य है, उसमें देखा हुआ है, बता रहे हैं कि इनकी एक बेगम थी हुमायूं की, जिनका नाम था बेगम महाचूचक, तो उनके बेटे थे मिर्जा हाकिम। तो स्टार्टिंग में उनका तो बहुत अच्छा संबंध रहता है अकबर के साथ, लेकिन बाद में फिर जब बड़े होते हैं तो बड़े होने के बाद उन्हें भी साम्राज्य की लालसा होती है और फिर दोनों लोगों में ढंग से जो है विद्रोह, मतलब कि वो मिर्जा हाकिम विद्रोह कर देते हैं, फिर अकबर उनको दबाने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से कहानी चलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नहीं, अगला जो है पॉइंट है कि इनका जो है तीसरा जो समय काल है, यानी कि तीसरे रूप में हम जानते हैं कब से कब तक को, तो 1585 से 1605, यानी कि इनका जो मतलब भगवान के पास जब जाने वाला टाइम पीरियड है ना, तब से तब के बीच में बता रहे हैं कि उस समय इनके द्वारा क्या किया गया। तो इस समय अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ, ठीक है। और उत्तर पश्चिम में इनके द्वारा अभियान चलाया गया, यानी कि उत्तर पश्चिम में भी अभियान चला। सफाविदों को हरा करके इन्होंने कांधार पर भी कब्जा कर लिया और कश्मीर को भी अपने मतलब कि अपना जो साम्राज्य है उसमें जोड़ लिया। आगे देखिए, मिर्जा हाकिम की मृत्यु के पश्चात काबुल को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी कि जो मिर्जा हाकिम थे उनको निपटा ही दिए, ठीक है। तो काबुल को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया, साथ में दक्कन में भी अभियानों की शुरुआत की, यानी कि दक्षिण भारत की तरफ भी इनका जो अभियान है वो स्टार्ट हुआ। और उसमें देखो कि बरार को भी इन्होंने जीत लिया, खानदेश को भी जीत लिया और अहमदनगर के भी कुछ हिस्सों को अपने राज्य में मिला लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन मुगल शासकों में कौन से शासक रहे हैं जिन्होंने दक्षिण भारत के इन लोगों को जीता हुआ है। तो याद रखिएगा कि जो अकबर हैं इनके द्वारा बरार को जीता गया, खानदेश को जीता गया और अहमदनगर को जीत लिया गया। बीजापुर को लेकर के कई बार क्वेश्चन बनता है, उसे आप आगे चल के देखेंगे कि औरंगजेब जो है वो बीजापुर को भी जीत लेते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। फिर से बता रहे हैं कि अकबर ने दक्षिण भारत में बरार को जीता, खानदेश को जीत लिया और अहमदनगर के भी कुछ हिस्से को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं अकबर के बारे में। फिर आप देखिए कि अकबर जो है इनका क्या हुआ कि अपने शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की जो सत्ता है वो राजकुमार सलीम के विद्रोह के कारण लड़खड़ाई और फिर वही सलीम जो है आगे चल करके सम्राट बने, यानी कि जहांगीर के नाम से जाने गए, ठीक है। तो इनके जो बेटे थे ना सलीम, वही आगे चल करके किस नाम से जाने गए, तो जहांगीर के नाम से। और जब ये शासक बनेंगे ना तो आप देखेंगे कितनी बड़ी सी उपाधि लेकर के बैठे मतलब बने थे। तो ये जो है इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स रहे हैं जो हमने देख लिया अकबर के बारे में। तो आई होप ये जो वीडियो रहा है उससे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। मैंने बहुत अच्छे से अच्छा बताने का कोशिश किया है कि मतलब जितने अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस बन सकते हैं उतने अच्छे से अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाया है। ऐसे क्वेश्चंस आप खोजते रह जाएंगे, आपको कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है, ये बस हमारे ही दिमाग की उपज है, हम ही इस तरह के क्वेश्चंस बनाते रहते हैं। तो चलिए, ये रहा अपना वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और एग्जाम में भी आजकल इसी तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, घड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से इसी को देखते हुए हम इस तरह के क्वेश्चन बनाने स्टार्ट कर दिए हैं। और असली मुद्दे की बात है कि इस बार जो यूपी पीसीएस का पेपर हुआ है उस पेपर ने ना एकदम माइंड को खोल के रख दिया है। मतलब कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी कि पूछना तो इसी सिलेबस से ही है, लेकिन वो किस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे ये हमें नहीं पता। तो जिस सेगमेंट से जिस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हमें उस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके रखनी पड़ेगी। एग्जाम कोई सा भी हो, सभी एक दूसरे को देख करके सीखते हैं, यानी कि खरबूजा जो है ना वो खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूछा गया तो अन्य एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। मैं एक आपको एकदम जीता जागता उदाहरण बता रही हूँ। आपने जरूर सुना होगा, अगर आप लोग टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जानते जरूर होंगे कि उत्तर प्रदेश में 2021-22 के आसपास एक एग्ज़ाम हुआ था जूनियर एडेड का, ठीक है। तो उसमें क्या था कि क्लास 6 से 8 यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उसमें टीचर की नियुक्ति होनी थी। तो उसमें आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री सेगमेंट की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री सेगमेंट के जो क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो PYQs हैं उसमें से पूछा गया था। और एक मज़ेदार बात यह है कि विकल्प भी चेंज नहीं किए गए थे, मतलब कुछ भी नहीं चेंज किया गया था, एज इट इज़ कॉपी पेस्ट किया गया है। और उसका प्रमाण हम कभी ना कभी अपने इसी चैनल पे दिखाएंगे ही, क्योंकि हम वो पेपर भी सॉल्व कराएंगे अपने इसी चैनल पे। तो
इस वजह से कह रहे हैं कि मतलब हमें हर तरह से जो भी सेगमेंट है उस पर किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको देखना पड़ेगा। तो चलिए ये रही अपनी वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।